हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट एसएस में यूनिट 4 का टॉपिक सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक न्याय की प्रकृति कैसी होती है और इसका अर्थ क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूरी तरह से अवसर उसे प्राप्त हो। यह कौन सा न्याय कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। संविधान का भाग जो है 3, जो कि मौलिक अधिकार है उसमें, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों में सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए विविध उपायों की व्याख्या की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता और अधिनियमों के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा था, धर्म, मूलवंश, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव और विभेद का निषेध इसमें किया गया है। 16 के अंतर्गत पढ़ा था, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। 17 के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था छुआछूत का खतरा, अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का कानूनी तौर पर अंत किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत 23 रुपये में बेगारी अपन ने पढ़ा था, तो मानव के पण्य और बलात्श्रम या बेगार पर रोक लगा दी गई है। 24 में अपन ने पढ़ा था बाल मजदूरी, अर्थात अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों से काम करने पर रोक लगाई जाती है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी सामाजिक न्याय के ही सोपान हैं। फिर अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्यों को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उन्हें उपबंध करेगा। 43 में आया था श्रमिकों के लिए निर्वाह और मजदूरी का प्रबंध। 44 में आया था नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता। 45 में आया था अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति। संविधान के 86वें संविधान संशोधन एक्ट 2002 द्वारा भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 के सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। और इस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चे मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। और यह अनुच्छेद संसद द्वारा कब अधिनियमित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन ये संसद द्वारा अधिनियमित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। फिर इसके बाद आती है सामाजिक न्याय की व्यावहारिक स्थिति किस प्रकार है। तो सामाजिक न्याय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सहृदयता से वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान हो। सामाजिक ध्रुवीकरण, जातिवाद और वोट बैंक की राजनीति सामाजिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत हैं। अतः सामाजिक न्याय के लिए वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान और मानसिक विकास आवश्यक है। अब अपन देखते हैं आर्थिक न्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फैक्ट आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि धन और संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के मध्य जो भेद की दीवारें हैं वो खड़ी नहीं होनी चाहिए। धन और संपत्ति के नाम पर व्यक्ति एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे से कट जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। तो धन और संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए। साधारण शब्दों में आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में न्याय। प्रत्येक समाज और राज्य में आर्थिक संसाधनों और धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण ही क्या है? आर्थिक न्याय है। सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं समाज में पूरी होना आर्थिक न्याय कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ और महत्व नहीं है। ये किसके शब्द हैं? जवाहरलाल नेहरू के, कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ और महत्व नहीं है। ये कहना था जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद राधा कृष्णन कहते हैं, जो लोग गरीबी की ठोकरें खाकर इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती और जो लोग भूख से मर रहे हैं, वे संविधान या उसकी विधि पर गर्व नहीं कर सकते। ये किसका कहना था? डॉक्टर राधा कृष्णन का कहना था। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना था कि आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहना था रूजवेल्ट का। फिर आता है भारतीय संविधान और आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों के संबंध में समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, व्यापार या आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 39 में सबसे उल्लेखनीय उपबंध है कि जिसमें निर्धारित किया गया है कि समान रूप से महिला और पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है और पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। श्रमिक पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार जाने के लिए विवश न होना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो। भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित अन्य अनुच्छेदों 36 से 51 का उद्देश्य भी न्याय से अनुप्रमाणित एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ताकि जो गरीब हैं या किसी कारण से मुकदमे के दौरान अपना पक्ष न्यायालय में नहीं रख सकते, उनके लिए सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध कराया जाए। अनुच्छेद 39 क और 39 ख के प्रावधान भी आर्थिक न्याय से ही रिलेटेड है। अब आप देखिए आर्थिक न्याय की वास्तविक स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति। वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत की विकास दर 7.6% थी, जो चीन की 6.7% विकास दर से भी आगे हैं। यह बहुत खुशकिस्मती का समय था। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 पद सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अब आरक्षण के फलस्वरूप भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने 42.3% के आंकड़े को पार कर दिया है। आरक्षण के